हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आज ये जनवरी की सीरीज़ में आपका ये लास्ट लेक्चर है ना। इसके बाद बस आपका बुलेट करंट अफेयर बचता है, वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो समझने वाला पार्ट है वो आज ख़त्म हो जाएगा। बस उसे आपको बस ये रटना है, याद रखना है। जो मैं आपको पीडीएफ में बुलेट में बताऊंगी वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी और छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज सारा ख़त्म हो जाएगा ये करंट अफेयर जनवरी का। शुरुआत करते हैं। दावोस समिट ये हुआ था 2022 में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको कंडक्ट करवाया था। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एड्रेस करते हुए कहा था कि जो कोविड-19 का जो क्राइसिस हुआ है उसकी वजह से जो हेल्थ पे इम्पैक्ट आया है, और उसको और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो क्या कहते हैं, पहले हेल्थ का, वो हमने स्ट्रेंथन कर लिया। और जो वैक्सीनेशंस और मेडिसिन जो थी हमने सॉरी जो वैक्सीनेशन और मेडिसिन थी हमारी कंट्री में काफ़ी अच्छे तक चली, और हमने बाहर भी इसको एक्सपोर्ट किया। उन्होंने कहते हैं हम मानते हैं एक विज़न को, वन अर्थ वन हेल्थ के विज़न को मानते हैं। इसके तहत हमने पूरी 97 पिछली साल 31 दिसंबर 2021 तक 1154.173 लाख डोज को 97 कंट्री में एक्सपोर्ट किया। ये इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना। पिछली साल 31 दिसंबर 2021 तक इंडिया 97 कंट्रीज़ तक वैक्सीनेशन कोविड-19 से जुड़े हुए डोज की वैक्सीन को एक्सपोर्ट करवा चुका है। अब कहा है कि इंडिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर है, जो कि वर्ल्ड में जाना जाता है फार्मेसी के लिए। मोदी ने आगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगे आइडिया प्रपोज किया एक P3 मूवमेंट के बारे में। P3 मूवमेंट है क्या? यह है प्रो प्लेनेट पीपल मूवमेंट। याद रखना, ये प्रो प्लेनेट पीपल मूवमेंट का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस दावोस समिट में मोदी जी ने इस मूवमेंट के आइडिया को प्रपोज किया था, ठीक है ना। इसमें इन्होंने बताया कि हमने जो COP26 में ग्लासगो में कमिटमेंट किया था कि 2070 तक हम अपनी इकोनॉमी में से कार्बन को ख़त्म कर देंगे, कार्बन एमिशन को ख़त्म कर देंगे। तो एक नेट जीरो कार्बन एमिशन हमारी इकोनॉमी से गायब हो जाएगा 2070 तक। बस अलग कंट्री ने अलग प्लेज लिए, आपको कमेंट सेक्शन बताना है चाइना यूएस ने कितने साल तक कहा है कि कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाने के लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि हमने COP26 में पीएम ने कहा कि हमने जो COP26 हुआ था हमने एक लाइफ से हमने वो दिया था, एक हमारे लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट बनाने के लिए। और जो P3 है एक तरह की नींव रखेगा इस लाइफ को बनाने में। लाइफ क्या है? स्टैंड फॉर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आगे चलते हैं। लाइफ is a vision of resilient and sustainable lifestyle that will be come handy in dealing with the climate crisis and other unpredictable challenges of the future। ठीक है, मैं वो बता चुका हूँ। फ्यूचर में जो भी आपके अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आने वाले हैं क्लाइमेट की वजह से, कोई क्लाइमेट क्राइसिस होने वाला है, उसको डील करने के लिए और हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, हमारा लाइफ स्टाइल होता है, उसमें उसको देखते हुए ये एक मूवमेंट स्टार्ट किया लाइफ, ठीक है ना। In physical and the digital infrastructure like optical fiber in 6 lakh villages and $1.3 trillion invested in the connectivity related infrastructure, the goal of generation $80 billion through the asset monetization। इन्होंने कहा कि हमने अपने 6 लाख गाँव तक ऑप्टिकल फाइबर के केबल बिछा दिए हैं, एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है कनेक्टिविटी का। और कह रहा है कि हमने $1.3 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए हैं कनेक्टिविटी में, कनेक्टिविटी से जुड़े हुए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें। और ये बता रहे हैं कि हमने गोल रखा है $80 बिलियन का थ्रू द एसेट मोनेटाइजेशन। जो भी तुम्हारा एसेट मोनेटाइजेशन में इन्होंने $80 बिलियन का गोल रखा है। ये एक इम्पोर्टेंट है जो पढ़ने वाला हूँ। घाटी शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ये घाटी शक्ति नेशनल मास्टर प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए क्या है। इसमें क्या करेगा कि घाटी शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में जितने भी आपके स्टॉक होल्डर हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, जिससे कि एक नई डायनेमिक्स हम क्रिएट कर सकें कनेक्टिविटी किस चीज़ की? गुड्स की, पीपल्स की, सर्विसेज की, ठीक है ना, याद रखना। घाटी शक्ति मास्टर प्लान टू ब्रिंग ऑल द स्टॉक होल्डर ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म टू इन्फ्यूज न्यू डायनेमिज्म टू द सीमलेस कनेक्टिविटी ऑफ गुड्स, पीपल एंड सर्विसेज, ठीक है। टुडे इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिक्योर एंड सक्सेसफुल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। ये बाद में कहा कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिक्योर और सक्सेसफुल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, और दिसंबर 2021 तक हम 4.4 बिलियन ट्रांजैक्शन कर चुके हैं यूपीआई के थ्रू। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आई थिंक सबको पता होगा, ये लोग आप ट्रांजैक्शन करते भी होंगे कुछ लोग इसमें से। टेक्निकल सॉल्यूशंस लाइक आरोग्य सेतु
फॉर ट्रैकिंग द कोरोना इन्फेक्शन एंड कोविन पोर्टल फॉर द वैक्सीनेशन। आपको पता ही है, इन्होंने दोबारा बात की कि हम आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू हम कोरोना इन्फेक्शन को ट्रैक कर रहे हैं और कोविन पोर्टल के थ्रू वैक्सीनेशन को मतलब वैक्सीनेशन एसिलेट किया जा रहा है। मतलब ये इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना, जब भी वैक्सीनेशन करवाना होता है तो कोविन पोर्टल का भी यूज़ करते हो। अभी नेक्स्ट ये बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्होंने कहा कि हम इंडिया को एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं आज के दिन में। उसके लिए हमने क्या काम किया है, उसके लिए हमने जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन था उसको हटाया है, और आपका जो जितनी भी कंप्लायंस थी, कंप्लायंस जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट करने बैरियर आता था, उन सबको ख़त्म कर दिया, रिड्यूस कर दिया। दूसरा कि हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट में भी कुछ सिंप्लीफिकेशन लेकर आए हैं, ठीक है ना। ये सब जो बता रहे हैं 3-4 चीज़ें, ये सारी की सारी 25,000 ऐसी कंप्लायंस थी जो इन्वेस्टमेंट में बैरियर बनी हुई थी। इन्होंने कहा था हमने सबको हटा दिया है और अपनी कंट्री को एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना दिया है, ऐसे इन्होंने कहा है, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि दूसरे स्टेटमेंट में कहते हैं इंडिया जो है वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक स्टार्टअप जिनका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर जो होता है 1 बिलियन से ज़्यादा हो, 1 बिलियन हो या उससे ज़्यादा हो, तो ऐसे स्टार्टअप्स को हम कहते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप, ठीक है ना। हमारी कंट्री में पिछले 6 महीनों में 10,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड किए गए हैं, ऐसा मोदी जी ने को जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ ना स्टेटमेंट, ये मोदी जी के भाषण का वो है, ये इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है ना। तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको मेन क्वालिफाई कर देता है, लिखना होता है उनको। दूसरा कहता है कि इंडिया प्रमोट करना चाहता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को, उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को मिनिमाइज़ किया है। नीचे कहता है कि आने वाले 25 सालों में हमारी पॉलिसी बनाने का हमारा पॉलिसी बनाने में फोकस्ड रहेगा कि हम क्लीन, ग्रीन एंड सस्टेनेबल एंड रिलायबल ग्रोथ प्रोड्यूस करें कंट्री के अंदर, ठीक है ना। दूसरा कहता है कि हमने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, जब हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो उसकी सिचुएशन अलग होती है। जब मतलब कोई हमने इसमें कहा कि जब भी हम इंस्टीट्यूशन बनाएंगे तो उसकी सिचुएशन थोड़ी अलग होगी आज के सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, समझे ना। सब भी नहीं समझे, मैं दोबारा बताता हूँ, मैं खुद इसमें होता। इन्होंने कहा जो भी हमने इंस्टीट्यूशन पहले पास्ट में बनाए हैं उस समय की सिचुएशन जो थी और आज की सिचुएशन में अंतर आ चुका है, इसलिए हमें आज इंस्टीट्यूशन में कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि पुराने इंस्टीट्यूशन जो थे पुराने समय के अनुसार बनाए गए थे, आज के समय को देखते हुए हमें नए इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, ऐसा कहा। लास्ट में कहता है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह जोड़ दे इन इंस्टीट्यूशंस पर, ठीक है ना, और उन्हें इनेबल करे जो आने वाले फ्यूचर में चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या हुआ था, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं और कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने वर्चुअली एक इंडेक्स रिलीज़ किया जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स को बनाया है DARPG ने कश्मीर गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर अब आपको मुझे बताना है DARPG है क्या। गुड गवर्नेंस इंडेक्स ज़्यादातर इसने क्या किया, जितनी भी आपकी 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर की, उनके लिए इसने पूरा डिस्ट्रिक्ट तैयार किया है कि अब मतलब कि 2019 से 2021 में उनकी गवर्नेंस में क्या क्या इंडिकेटर में इम्प्रूवमेंट आया, ये बताने के लिए, ठीक है ना। इनका कहना है जब से 2019 में से लेकर 21 में जम्मू कश्मीर में 3.7% इंक्रीमेंट देखने को मिला गुड गवर्नेंस इंडिकेटर्स को, ठीक है ना। 3.7% जितने भी गुड गवर्नेंस इंडिकेटर थे उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 3.7% का 2019 से 2021 का। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जब से आर्टिकल 375 रिवोक हुआ उसके बाद से वहाँ पर गुड गवर्नेंस इंडिकेटर में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है और उसको स्केल भी दे दिया, 3.7% इंक्रीमेंट हुआ है। और कुछ उन्होंने सेक्टर की बात करी है जहाँ पर अच्छा जो विटनेस किए गए हैं स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, जैसे कि तुम्हारा कॉमर्स इंडस्ट्रियल हुआ, एग्रीकल्चर एलाइड हुआ, पब्लिक एंड इंडस्ट्रियल हुआ, यूटिलिटीज़, जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी सेक्टर हुआ। कुछ और भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, टैक्स कलेक्शन में भी, ऐसे कुछ और भी सेक्टर हैं, एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, ये सारे सेक्टर को डिस्कस किया इन्होंने, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह ने, इन्होंने क्या किया है कि जितना आपकी रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन की जो गाइडलाइन थी उनको रिवाइज़ किया है। ये जो आपकी इसको शॉर्ट फॉर्म है दिया है RADPFI, ठीक है ना। RADPFI यानी रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन कौन बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन गाइडलाइन को बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। इन गाइडलाइन को कौन फॉर्म करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। क्या कहा गया है
नई गाइडलाइन में कहा गया कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, आने वाले 25 सालों में हमारे देश के कितने हो जाएंगे, हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे। जब हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तब तक पंचायत राज अपना एक विज़न तैयार कर लें इन 25 सालों में, जिससे कि वो रूरल की लाइफ को आसान आसान किया जा सके, रूरल डेवलपमेंट में कुछ इन्हांसमेंट लाया जा सके। अब वैसे आपको ये 100 साल कब हो जाएंगे देश की वर्षगांठ के, 2047, यानी कि 2047 तक का टाइम दिया है, 25 साल तक का, कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को, कि वो कि दिया है टाइम कि वो अपना प्लान फॉर्मुलेट करें, जिससे कि रूरल एरियाज़ में ऑलराउंड डेवलपमेंट देखने को मिले। ऑलराउंड डेवलपमेंट जैसे कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना हुआ, या कि दूसरे डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और पंचायत का जो रिसोर्सेज बेस है उसको थोड़ा ब्रॉडन करने की बात कह जा रहा है। ठीक है ना। मैं ऑलराउंड देखा जाए ना, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट को फोकस करने की बात कर रहा है कि आप प्लान ऐसा बनाओ आने 25 साल में, जिससे कि आपका रूरल डेवलपमेंट किया जा सके। और ऐसा करने से क्या होगा, जो रूरल एरियाज़ में क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सकेगी। ठीक है ना, याद रखना 2047। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक अपना वो निकाला, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022। और ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक है, ये दावोस समिट के दौरान निकाली गई। और इसमें कहा गया, कोविड-19 के दौरान हमारे जो वर्ल्ड में डिजिटलाइजेशन काफ़ी बढ़ा है, और इस डिजिटलाइजेशन के बढ़ने की वजह से हमारे जो और साइबर क्राइम है वो भी साथ बढ़े हैं। और रैंसम अटैक पिछले मतलब और देखा जाए तो 151% इंक्रीमेंट देखने को मिला इन 2021 में। और हर ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसने 270 टाइम्स साइबर अटैक को फेस किया है, ऐसा इसमें कहा गया। और इन्हीं साइबर अटैक की वजह से उनको काफ़ी लॉस, उनको कंपनियों को कम से कम $3.6 मिलियन का लॉस देखने को मिला पिछले साल। ठीक है ना। ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी जो थी सर्च कर गई है कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, बट साइबर क्राइम भी इंक्रीज़ हुए हैं इसकी वजह से, ये बता रहा है। इन्होंने कुछ 2 फैक्टर के बारे में डिस्कस किया है जो सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी में इन्फ्लुएंस्ड करें। एक तो है ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, और दूसरा है रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट। इन्होंने कहा है कि साइबर क्राइम के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था कि ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी का बड़ा होना, है ना। ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी के इंक्रीमेंट होने की वजह से साइबर क्राइम का भी इंक्रीमेंट देखने को मिला। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आईटी ने रिलीज़ किया एक सेकंड वॉल्यूम विज़न ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इसका मैंने फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ विज़न आपका जनवरी का जो पहला वो था फर्स्ट पार्ट, उसमें कवर किया है। अभी उन्होंने सेकंड विज़न निकाला था बाद में 27 जनवरी को। क्या कहते हैं, इसमें कहा गया है कि जो आने वाले 5 साल हैं 2022 के बाद 2026 तक, उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट है उसको हमें $300 बिलियन तक ले जाना है। ठीक है ना। ऐसे प्लान बनाया है आने वाले 5 साल में, यानी कि 2026 तक। इस रिपोर्ट में ईयर वाइज ब्रेकअप करा है, और मतलब ईयर वाइज ब्रेकअप बोले तो हर साल में हमें कितना कितना अचीवमेंट करना है, ऐसा कुछ बताया गया इस रिपोर्ट के अंदर। अब करंटली हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो मार्केट है वो $75 बिलियन का है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमें आने वाले 5 सालों में 75 बिलियन से ले उठाकर $300 बिलियन तक पहुंचाना है उस मार्केट को। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, आईटी हार्डवेयर हुआ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, और भी चीज़ें हैं, एलईडी लाइटिंग हुई, स्ट्रेटेजी इलेक्ट्रॉनिक, पीसीबी, ये वेयर वाली, टेलीकॉम इक्विपमेंट सब। ये कह रहा है जो भी आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का है वो अब करंटली $30 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है हमारा मार्केट मैन्युफैक्चरिंग में। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करंटली है हमारा $30 बिलियन। वही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें 30 बिलियन से उठाकर $100 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग मार्केट करना है मोबाइल का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें हम 40% एम्बिशियस ग्रोथ देखना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में। दूसरा है इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट 2022। 27 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने जितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, बोले तो रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, इन सब के साथ मिलकर उन्होंने एक समिट ऑर्गेनाइज़ किया। इस समिट के दौरान एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। इन्होंने कहा कि हम जो इंडिया और सेंट्रल एशिया जो हर 2 साल में ऐसा समिट करेंगे, यानी कि बाइनली हर 2 साल में एक बार इस तरह के समिट करेंगे। और जो हमारी रेगुलर मीटिंग, जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हुआ, ट्रेड मिनिस्टर हुआ, कल्चर मिनिस्टर और सेक्रेटरी हुआ, इनकी मीटिंग रेगुलर इंटरवल्स पर हो करेंगी, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट कंसर्न को एड्रेस करने के लिए। ठीक है। और तीसरी बात ये कहते हैं कि इंडिया और सेंट्रल एशिया सेक्रेटरीट को हम
बनाएंगे नई दिल्ली में, जो सपोर्ट करेगा नए मैकेनिज्म को। इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटरीट इन न्यू दिल्ली विल बी सेटअप टू सपोर्ट द न्यू मैकेनिज्म। ठीक, लीडर डिस्कस कर रहे हैं फार रीचिंग प्रपोजल टू द फर्दर कॉर्पोरेशन एरिया ऑफ द ट्रेड एंड कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड पर्टिकुलरली कुछ अलग अलग एरिया जहाँ इन्होंने बात की है हमें यहाँ कॉर्पोरेशन करना है। वो एरिया बोल दो, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुआ, डिफेंस एंड सिक्योरिटी हुआ, और आपका कल्चरल और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हुआ, ये सब। और उन्होंने एक बात कही किसकी, अफ़गानिस्तान क्राइसिस को लेकर। वैसे मेनली कहा जाए तो अफ़गानिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, उसको लेकर बात की उन्होंने। कहा कि हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर अफ़गानिस्तान को जो मदद पहुंचाते रहेंगे, ऐसा इसमें डिसीजन लिया गया। और चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल की भी बात की गई है कि वहाँ से आप सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेंगे, चाबहार पोर्ट को। दूसरा, जो सेंट्रल एशिया का जो बुद्धिस्ट एग्जीबिशन है उसको शोकेसिंग को लेकर ये डिस्कस किया। ठीक है ना, ऐसे कुछ और भी थे ज़्यादा डिस्कस किए। और काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज जॉइंटली करने की बात की। ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट था, इन्होंने कहा कि जो हम 100 मेंबर का यूथ डेलीगेशन को, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ अपने जो 100 मेंबर यूथ का डेलीगेशन है वो आपके इंडिया भेजेंगे, जिसके अंदर हम स्पेशल कोर्सेज दिखाएंगे जो सेंट्रल एशियन डिप्लोमेट्स के लिए होंगे। ठीक है ना। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एग्रीकल्चर में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए सब्सिडी देंगे। ठीक है ना। और ये सब्सिडी तो दी जाएगी, ये आपकी 40 से 100% के बीच में होगी, और ये मार्च 2023 तक दी जाएगी। ये जो 40 से 100% सब्सिडी दी जा रही है वो है ड्रोन को परचेजिंग के लिए, यानी कि ड्रोन को ख़रीदने के लिए। और आपको जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे आईसीआर इंस्टीट्यूट या कृषि विज्ञान केंद्र को, ये आपके फार्मर को ट्रेनिंग देंगे ड्रोन को कैसे कैसे इस्तेमाल करना, उसके लिए 100% इनको ग्रांट दी जाएगी। एक तरह का फ्री मानिए। वैसा एक क्वेश्चन बनता है कि ड्रोन का एग्रीकल्चर में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। एक तो पेस्टिसाइड को स्प्रिंकल करने के लिए, यानी कि पेस्टिसाइड को छिड़कने के लिए खेतों में, और दूसरा इसको हो सकता है पेस्ट मैनेजमेंट में कर सकते हैं जो बता रहा हूँ, और दूसरा इसका रोडेंट कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। डिफरेंट मतलब कि जिससे कि आपका क्रॉप को ठीक तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी हो सके, उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी हम ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग फील्ड हैं जिसमें हम इसको देख सकते हैं। दूसरा कहता है कि इंडिया टू कन्वर्ट 150 विलेजेस इनटू द विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस विद द टेक्निकल हेल्प ऑफ फ्रॉम इसराइल। इन्होंने कहा कि हम इसराइल की टेक्निकल मदद से 150 गांवों को, यानी कि 150 विलेजेस को विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा है जो 150 विलेज हैं ये हम 12 स्टेट से चूज़ करेंगे और टेक्निकल असिस्टेंस लेंगे इसराइल का। इसराइल क्या करेगा, इसराइल 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप एस्टेब्लिश करेगा इन 12 स्टेटों में। ठीक है ना। और इसकी मदद से हम जो 12 स्टेट में ये एस्टेब्लिश करेगा, नहीं कर चुका है। इसराइल ने 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके एस्टेब्लिश करे हैं 12 स्टेट में, और जो मदद कर रहे हैं आपका वेजिटेबल प्लांट की ग्रोथ में, यानी कि 25 मिलियन वेजिटेबल प्लांट के प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं, और 3,87,000 क्वालिटी फ्रूट प्लांट के प्रोडक्शन में कर रहे हैं हेल्प, और ट्रेन कर रहे हैं ये किसको, 1.2 लाख फार्मर को हर साल। इन्होंने कहा जो 150 गांव हैं जो तुम्हारे आ रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के चारों तरफ है ना, उनमें से हम 75 विलेजेस को लेंगे पहले फर्स्ट टाइम में, जो कि बताएगा हम दोनों कंट्रीज़ के 75 साल ऑफ इंडिपेंडेंस को, क्योंकि इंडिया और इजराइल ने एक ही साल इंडिपेंडेंस हासिल की थी 1947, यानी दोनों कंट्रीज़ को आज़ाद हुए 75 साल हो जाएंगे। उसी के ही उपलक्ष्य में ये 75 विलेज पहले लेंगे, बाकी के 75 विलेज ये बाद में लेंगे। और दूसरा लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि इंडिया और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 30 साल भी हो चुके हैं। उसके सेलिब्रेशन में इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सेटिस्फाई है इन 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की फंक्शनिंग पर जो इसराइल ने सेटअप किए हैं। ठीक है ना। ये पूछेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसने सेटअप किए हैं, इसराइल ने 29 है और 12 स्टेट में है। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट था यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी एसएससी और यूपीएससी में पूछ लेते हैं क्वेश्चन ऐसे। कुछ बाद में आना। इंडिया और आसियान ने अप्रूव किया डिजिटल वर्क प्लान टू कम्बाट यूज़ ऑफ स्टोलन मोबाइल हैंडसेट। अभी क्या है कि आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है इंडिया के साथ, उसमें एक तैयार किया जाता है डिजिटल वर्क प्लान। उसमें एक कहा जाता है जितने भी हमारे काउंटरफिट मोबाइल्स हैं, यानी कि पुराने यूज़ हुए बेकार फ़ोन और जो चुराए हुए फ़ोन, उनके इस्तेमाल को रोकना है, टू कॉम्बैट द यूज़ ऑफ स्टोलन एंड काउंटरफिट मोबाइल। इसी के लिए उन्होंने तैयार किया है डिजिटल वर्क प्लान। डिजिटल वर्क प्लान का फोकस यही था आसियान का। अब इन्होंने और भी चीज़ों को डिस्कस किया
इससे अलग, जैसे कि वाईफाई एक्सेस नेटवर्क को लेकर किया इन्होंने, पब्लिक इंटरनेट को लेकर किया इन्होंने, कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग इन इमर्जिंग एरियाज जस्ट लाइक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग 5G, कुछ और भी एरिया आते हैं एक्सेट्रा जिनमें इसको डिस्कस किया गया। लेकिन मेन फोकस जो होता है इनका, टू कॉम्बैट यूज़ ऑफ स्टोलन मोबाइल हैंडसेट एंड काउंटरफिट मोबाइल्स। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एसबीआई ने भी क्या किया, $300 मिलियन का फॉर्मोसा बॉन्ड को लिस्ट किया इंडिया के आईएनएक्स में। आईएनएक्स क्या है, इंटरनेशनल एक्सचेंज, आईएफएससी, जो कि गिफ्ट सिटी में है गुजरात में। फॉर्मोसा बॉन्ड क्या है, फॉर्मोसा बॉन्ड एक फॉरेन बॉन्ड है जिसके लिए ये फंड कलेक्ट कर रही है एसबीआई। ठीक है ना। लास्ट है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बैक TX2 अवार्ड। अभी TX2 अवार्ड है क्या, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जानते हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 2010 में जितने आपके टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो आज दुगनी हो चुकी है, और इसी दुगनी पॉपुलेशन को कि उसके सक्सेस को देखते हुए उसे TX2 अवार्ड दिया जाता है। TX2 क्या था, आज से 10 साल पहले यानी 2012, मानो 2012 की बात है, जब 13 कंट्रीज़ जहाँ पर टाइगर, जिसे कहते हैं टाइगर रेंजेस कंट्रीज, इन्होंने एक कमिटमेंट किया कि हम आने वाले 10 सालों में अपनी कंट्री की टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करेंगे। तो ठीक है ना, उस प्रोग्राम का नाम रखा TX2। TX2 क्या, टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना के लिए जो प्रोग्राम बनाया था इन 13 कंट्रीज़ ने, उसे कहा गया TX2। अभी TX2 अवार्ड दिया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। इससे पहले दिया जा चुका है ये नेपाल को। नेपाल का है एक बारदिया नेशनल पार्क, याद रखना, पिछले साल मिला था नेपाल के बारदिया नेशनल पार्क में, जिसने TX2 अवार्ड जीता था, जहां उसने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल किया है। और इस अवार्ड को कौन प्रेजेंट करता है, ये देखते हैं। इस अवार्ड को प्रेजेंट करता है कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म है CETS, फोना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, ग्लोबल टाइगर फोरम IUCN, और इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम ITHCP, पैंथेरा UNDP एंड द लियोन शेयर एंड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी एंड WWF। ठीक है ना, ये सब इसको प्रेजेंट करते हैं TX2 अवार्ड को। अब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है 10 साल की एनिवर्सरी, जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ ने ली थी, कमिट किया था कि हम अपने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर लेंगे 2022 तक। और इस अवार्ड को ये एक्नॉलेज करता है ये अवार्ड आपको एक्नॉलेज करता है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ के एफर्ट को, जिन्होंने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने में काफ़ी अपना सहयोग दिया। ये सब चीज़ें पढ़ लेना। अब पढ़ते हैं सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है। सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या, ये जो सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेंचुरी और रिज़र्व घोषित किया गया 2013 में, और ये फैली हुई है आपकी 1411.60 किलोमीटर स्क्वायर में, और ये एक तरह का इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन नीलगिरी एंड द ईस्टर्न घाट लैंडस्केप। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कहा जाता है कि ये घर है वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टाइगर्स का। ठीक है ना, यहाँ पर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप के अंदर, और घर कहा जाता है लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन का वर्ल्ड का। और दूसरा, ये कनेक्ट करती है दूसरी हैबिटेट के साथ भी, जैसे कि मधुमलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड BR हिल टाइगर रिजर्व। ये तो स्टैटिक पोर्शन तक काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें लूँगा मैं फरवरी के करंट अफेयर, वो नेक्स्ट मंथ से ही लेते हैं। और मैं बजट को सेपरेटली करूँगा, मैं करंट अफेयर में बजट को नहीं डालूँगा, बजट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, तो फिर बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो लेकर आऊँ आप तो नोटिफिकेशन पहले पूछ सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।